अनुभव के जरिए यशवंत जी, हम ये समझना चाहेंगे कि इस समय तालिबान को लेकर भारत का जो रुख है या जो बातचीत चल रही है, जो संशय है, जो आशंकाएं उसे लेकर चल रहे हैं, आपके हिसाब से क्या वो सही है या मिसप्लेस्ड है? देखिए, पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा बहुत ही अदब के साथ, संकोच के साथ, वो ये है कि अफगानिस्तान के मसले को और उस खास करके तालिबान के मसले को हमको भारत की राजनीति के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर एक प्रचलन चल पड़ा है कि हम उसको भारत की राजनीति के साथ जोड़ के देख रहे हैं, और जो लोग समाज को बांटने में विश्वास करते हैं, उन लोगों को एक बड़ा हथियार मिल गया है, तालिबान अफगानिस्तान। एक दफा ये क्लियर हो जाए कि भाई हमको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हमारी अलग है, फॉरेन पॉलिसी हमारी अलग है, और जहां तक विदेश नीति का सवाल है तो अफगानिस्तान में अभी जो स्थिति है वो कहीं पर भी आप नहीं कह सकती हैं कि वो सेटल हो गया है। सब कुछ सेटल नहीं हुआ है, बहुत कुछ अनसेटल्ड है। जैसे अभी बात हो रही थी पंजशीर वैली की, तो वहां तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। क्या बातचीत होती है, बातचीत से कोई नतीजा निकलता है या युद्ध होता है, ये देखने वाली बात है। उसी प्रकार अफगानिस्तान में, काबुल में पूरी सरकार नहीं बनी, सरकार में कुछ लोगों को रखा गया है, अनाउंसमेंट इस तरह का हुआ है, लेकिन सरकार नहीं बनी। अब तालिबान के साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, ये क्या इस पर नहीं निर्भर करेगा कि किस प्रकार की सरकार काबुल में बनती है। और मान लीजिए कि कहने के लिए मैं कह रहा हूं कि कोई, क्योंकि हामिद कारजाई के साथ, अब्दुल्ला के साथ तालिबान के नेताओं की बातचीत हुई है, अगर एक वहां पर राष्ट्रीय सरकार बनती है, सब लोगों को मिला जुला के सरकार बनती है, तो फिर भारत का रुख क्या होगा? अगर शुद्ध रूप से तालिबान की सरकार बनती है तब भारत का रुख अलग होगा। अगर उसमें हक्कानी नेटवर्क को शामिल किया जाता है तो भारत का रुख जाहिर है अलग होगा। उसमें पाकिस्तान की दखलंदाजी बढ़ती है तो जाहिर है भारत का रुख अलग होगा। तो कई इस तरह की चीजें हैं जो अभी स्थिर नहीं हुई हैं, सेटल नहीं हुई हैं, और उस पर नजर रखना जरूरी है। अभी फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो था वहाँ जो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, उनको वहाँ से निकालना, वापस लाना, तो वो काम चल रहा है। हालांकि मैं फिर आपसे कहूँगा कि शायद भारत के राजदूत को काबुल छोड़कर इतने जल्दी वहाँ से वापस नहीं आना चाहिए था। अगर वो वहाँ होते तो ये सब कोऑर्डिनेट करने में और क्या सच्चाई है उसके बारे में हम लोगों को सीधा उनसे एक सूचना मिलती। लेकिन खैर, जो हो गया वो हो गया। मैं ये कहूँगा कि अनिश्चितता को देखते हुए भारत को बहुत सावधानी के साथ अपनी नज़र अफगानिस्तान के ऊपर रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, और उसके आधार पर हमको अपनी नीति तय करनी। यशवंत जी, राष्ट्रीय राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो रिश्तों की नींव आपके समय में जिस बांध की शुरुआत उस समय हो गई थी, जिसका उद्घाटन अब जाकर हुआ है, वो सारी चीजें जो अफगानिस्तान में हिंदुस्तान ने इन्वेस्ट की, वो सिर्फ एक तरह से एक मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट हम नहीं देखेंगे, बल्कि एक रिश्तों का इन्वेस्टमेंट भी हुआ था। उस चीज को देखते हुए आज की तारीख में, अगर अभी तो 2/3 है तालिबान के पास अफगानिस्तान, लेकिन अगर तालिबान लेड अफगानिस्तान होता है तो भारत क्या, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बाकी देश क्या सोच रहे हैं, क्या रुख रख रहे हैं, उसके हिसाब से जाए? भारत क्या अपनी सोच के हिसाब से जाए, जहां पर तालिबान ने गन पॉइंट पर पूरे अफगानिस्तान को लिया है? ये भी हमने देखा है। देखिए, आपने जो बात कही अभी, मैं आपसे कहूंगा कि भारत के पक्ष में दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक नंबर की बात जो है वो ये है कि अफगानिस्तान में, और मैंने स्वयं उसका अनुभव किया था, मुझे लगता है कि सारे भारतीय जो अफगानिस्तान जाते हैं वो इसका अनुभव करते हैं। वो अनुभव ये था कि अफगानिस्तान के लोगों में भारत के लिए बहुत
प्यार है, बहुत सम्मान है। और इसलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रिश्ते रहे हैं परंपरागत सदियों से, वो बहुत कॉर्डियल रिश्ते रहे हैं, बहुत प्यार के रिश्ते रहे हैं। ये हमारी एक बड़ी भारी वहाँ पर बड़ी भारी हमारे लिए एसेट है। दूसरी बात जो है, आपने अभी वो डैम, सलमा डैम का शायद आपने जिक्र किया, उसकी शुरुआत उस समय हुई थी जब मैं अफगानिस्तान गया था और हेरात में हमारी मुलाकात हुई थी इस्माइल खां से, जो वहाँ के लोकल गवर्नर थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए आप सलमा डैम बनवा दीजिए। तो मैंने तुरंत उस पर कार्रवाई की, एक्सपर्ट टीम गई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना और काम शुरू हुआ। और आज वो फ्रेंडशिप डैम के नाम से जाना जाता है। मुझे संतोष इस बात का है कि तालिबान के लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भारत ने अफगानिस्तान के विकास के लिए बहुत काम किया है, जिससे कि अफगानिस्तान के लोगों की मदद हो। हमने डैम्स बनाए हैं, वहाँ जो उनका सिविल एविएशन था उसको, मुझे याद है कि मैं जब काबुल गया था तो मैं 3 प्लेन लेकर गया था, एयरक्राफ्ट इंडियन एयरलाइंस का, जो मैंने दिया था वहाँ के सिविल एविएशन मिनिस्टर को, जिससे कि अफगानिस्तान की विमान सेवा शुरू हुई। कृषि के क्षेत्र में हमने उनकी बहुत मदद की है, ताकि वो ओपियम के कल्टीवेशन से किसान दूर हटें। इस तरह करके हम लोगों ने इतना कुछ किया है कि वो अफगानिस्तान के लोग उसको भुला नहीं सकते हैं। तो उनके मन में जो परंपरागत प्यार है भारत के लिए, सम्मान है, और जो हमने विकास का काम किया है पिछले 20 सालों में और उसके पहले भी, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है। और मुझे लगता है कि कोई भी रेजीम जो अफगानिस्तान में आएगी, कोई भी हुकूमत, वो इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती है। और यहाँ पर न चीन हमारा मुकाबला कर सकता है, न पाकिस्तान हमारा मुकाबला कर सकता है। ये अकेले भारत में ये ताकत है कि उस प्यार के आधार पर जो वहाँ के लोगों के बीच में है भारत के लिए, उसके आधार पर हम वहाँ विकास का काम करते रहें। और मुझे लगता है कि अगर तालिबान वहाँ सत्ता में आती है तो तालिबान को भी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर नेशनल गवर्नमेंट बनती है अफगानिस्तान में तो उसको तो स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यशवंत जी, आपका एक लेख में पढ़ रही थी, अगर मैंने कुछ गलत समझा हो तो मुझे सुधार दीजिएगा, लेकिन 2 चीजें उसमें मुझे अहम लगी। एक तो ये कि भारत को पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नहीं अफगानिस्तान को और तालिबान को डील करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की ही तरफ उसका झुकाव रहेगा, बल्कि हिंदुस्तान के लिए मन में प्रेम है वहां के लोगों के। लेकिन क्या तालिबान की आतंकी प्रवृत्ति बदल जाएगी केवल इस बात के लिए कि वो भारत के विकास कार्य की सराहना करें? क्या उसकी आतंकी प्रवृत्ति बदल जाएगी? क्या कश्मीर में वो थ्रेट नहीं रहेगा अफगान टेररिस्ट का, या फिर वहां पर जिस तरह से उसकी जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा भारत के विरुद्ध? देखिए, तालिबान भारत में एक आतंकवादी संगठन घोषित नहीं है, ठीक है ना। और मैं यहाँ आपसे कहना चाहूंगा कि श्रीलंका का जो LTTE था, वो हमारे यहाँ आतंकवादी संगठन था, इसलिए हमने कभी बात नहीं की, कभी उस स्थान पर नहीं गए जहाँ LTTE के लोग बातचीत कर रहे थे श्रीलंका की सरकार के साथ। लेकिन हमने तालिबान को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है, और हम तालिबान के साथ डील करते रहे हैं। आज आपको लग रहा है कि हमें परहेज करना चाहिए। दोहा में जब भारत का प्रतिनिधि गया तो वह उस मेज पर नहीं बैठा जिस मेज पर तालिबान बैठा हुआ था। और आज भी कहीं ना कहीं लोकल स्तर पर तालिबान से हमारा संपर्क है। भारत के राजदूत वहां से निकलकर एयरपोर्ट कैसे पहुंचे, क्योंकि रास्ते में तालिबान ने उनको फैसिलिटेट किया। आज भी जो लोग एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं भारत आने के, वो तालिबान की स्वीकृति से ही आ रहे हैं। तो ऐसा मान लेना कि बड़ा खराब है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हम उनको फेस वैल्यू पर लें, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि उनकी हर बात को हम डिसमिस कर दें ये कह के कि नहीं वो तो आतंकवादी संगठन है, हम उस पर
विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो भारत सरकार ने तालिबान के साथ डील कैसे किया और आज भी कैसे डील कर रहे हैं। अगर वहां पर तालिबान की तरफ से ये कहा जाता है यशवंत जी कि सिर्फ जो है दूसरे देश के नेशनल्स वो निकल कर जाएं, जो अफगान के लोग हैं वो नहीं निकलें, इसमें अफगानी सिख भी बहुत बड़ी तादाद में आ जाते हैं, अफगानी हिंदू भी बड़ी संख्या में आ जाते हैं, जो भारत सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि निकल कर आए। क्या उनका इवैक्यूएशन होना चाहिए? क्योंकि उस हिसाब से तो फिर आप वहां की स्थापित मौजूदा जो स्वघोषित सत्ता है वहां की, उसके विरुद्ध ही आप कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, उन्होंने एक नीतिगत फैसला लिया है और मुझे लगता है कि हमारे जो भी ताल्लुकात आज के दिन है तालिबान के साथ, उसका उपयोग करके हमको उनको कहना चाहिए कि भाई हिंदू और सिख या जो भी अफगानी नागरिक निकलना चाहता है, ये नहीं कि पूरे के पूरे चले जाएं, भारत में आना चाहता है उसको अनुमति दीजिए। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि इस समय जो अफगानिस्तान छोड़कर लोग जा रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग भारत नहीं आना चाहते हैं, वो कनाडा जाना चाहते हैं, वो अमेरिका जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि वहां जाकर उनको दूध मलाई मिलेगा, तो इसलिए वहां जाओ। और एक स्टेटमेंट मैंने मीडिया में देखा कि किसी अफगान ने कहा कि भारत में क्या मिलेगा, भारत में बहुत बेरोजगारी है, इसलिए हम लोग भारत नहीं अमेरिका और कनाडा जाएंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि उसके बावजूद अगर कोई भी अफगानी नागरिक जो हिंदू है, जो सिख है, वो भारत आना चाहता है, तो हमें बातचीत करनी चाहिए तालिबान के साथ, कहना चाहिए कि इन लोगों को आने की अनुमति आप दीजिए। लेकिन तालिबान ने जो किया है, मुझे लगता है कि वो एयरपोर्ट पर जो अव्यवस्था है, जो भगदड़ मची हुई है, और खास करके वेस्टर्न मुल्कों में जाने के लिए, उसको रोकने के लिए किया है। मतलब तालिबान से बातचीत रहनी चाहिए हिंदुस्तान की अभी से, या फिर एक विचार के बाद आगे सोचें, बाकी लोगों को देखें, फिर रिएक्ट करें? देखिए, मैंने आपसे दोहा का जिक्र क्यों किया? अभी हाल में दोहा में हम उनके साथ बैठे थे, हमने चर्चा की थी, और अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार संपर्क में है। डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें घोषणा करके नहीं की जा सकती हैं, लेकिन अघोषित रूप से बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका मीडिया में लोगों को पता नहीं चलता है, नागरिकों को पता नहीं चलता है, लेकिन क्वाइटली वो काम होता है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार क्वाइटली वो काम कर रही है, चुपचाप वो काम कर रही है, जिसको करने की आवश्यकता आज के दिन है। यशवंत जी, एक होता है किसी को आतंकी संगठन घोषित करना, दूसरा होता है जो चीजें हम आंखों के सामने देखते हैं, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, या लोग जो खुद पर गुजरी है वो बातें बता रहे हैं। क्या उन चीजों को देखकर हमें एक बर्बरता नहीं दिखती है तालिबान के साथ? और ऐसे आज की दुनिया में क्या एक ऐसे संगठन से जिसने सड़कों पर गोलियां चलाकर या फिर वो चाबुक मारते हुए नजर आ जाते हैं, महिलाएं उनके हुकूमत से कितनी डरी हुई हैं, जो हिंदुस्तान आ गई हैं या वहां पर भी मौजूद हैं, वो सारी चीजें भी तो हमारी आंखों के सामने ही हो रही हैं। से मैं कह रहा हूं ना कि हमें नजर बनाकर रखनी है। आज तालिबान को मान्यता देने का तो सवाल नहीं है, क्योंकि सरकार ही नहीं बनी है, तो मान्यता देने का सवाल कहां से पैदा होगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, ठीक है, वो बहुत भयानक दृश्य देखने को मिले हैं, और बहुत सारे मुल्क हैं, हमारा भी मुल्क है, जहां इस तरह के भयानक दृश्य दुर्भाग्य से देखने को समय पर मिल जाता है। लेकिन उससे हम पूरे मुल्क को जज नहीं करेंगे, हम कोशिश यही करेंगे कि ऐसी घटनाएं नहीं घटे, और कहीं पर भी अगर हमारा संपर्क आज के दिन है या होता है तालिबान के लोगों के साथ, तो उनको कहना चाहिए कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए, कि आप महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उस पर हमारा आपके प्रति जो रवैया है वो डिपेंड करेगा। आप जो है मानवीय अधिकारों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इस पर ये होगा। उसके अलावा आप अफगानिस्तान में काबुल के ऊपर आपका कब्जा है, जो कब्जे वाले क्षेत्र हैं, उसमें आप नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस पर हमारा सब कुछ निर्भर करेगा। ये कहने में अगर हम संपर्क में हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तालिबान जो बोल रहा है उस पर हम सहसा विश्वास कर लें, लेकिन हम साथ साथ ये भी कहेंगे कि जो बोल रहा है
उसको हम आउट ऑफ हैंड सिरे से खारिज नहीं करें, हम वेरीफाई करें और तभी ट्रस्ट करें। यशवंत जी, एक और चीज जो समझना चाहेंगे आपसे और आपके पूर्व अनुभव से भी उठाते हुए, हम इस समय अफगानिस्तान के हालात, वो परिस्थितियां, दोस्ती हो कि नहीं हो, वैसी चीजों को देखते हुए आपने एक और बात अपने लेख में लिखी थी, वो ये कि जब आप वहां पर पहुंचे थे और वहां के स्थानीय जो गवर्नर थे वो आपसे मिलने के लिए आए थे, तो उन्हें आने में देरी हुई थी, और आने में देरी का जो कारण था उसके आधार पर आप ये समझ गए थे कि अमेरिका का हाल वहां पर आगे क्या होने वाला है या अफगानिस्तान का। इसमें कितना बड़ा गुनहगार अमेरिका रहा है जो मौजूदा हालात वहां पर है? अकेले सबसे बड़ा गुनहगार। आज के दिन अगर आप हमसे पूछे, उस दिन तो जब मैं अफगानिस्तान गया, कंदहार गया, तो मेरे को आभास हुआ, लेकिन आज के दिन मैं बेहिचक इस बात को कहूंगा कि अकेले अमेरिका जिम्मेदार है अफगानिस्तान की वर्तमान संकट के लिए। अकेले अमेरिका इतना बड़ा देश है, उसकी इतनी बड़ी फौज है, उसके इतने सारे थिंक टैंक्स हैं, इतनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उसको पता नहीं था कि उसकी फौज वहां से निकल जाएगी जब, तो क्या होगा, तालिबान कितनी जल्दी कब्जा करेगा। आज हम आश्चर्य करें तालिबान का इतना जल्दी कब्जा कैसे हो गया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी गलती अमेरिका ने की है। आज का जो अफगानिस्तान का संकट है वो पूरी तरह से उसके लिए बाइडेन जिम्मेदार हैं, राष्ट्रपति बाइडेन। और कोई जी, भारत की तरफ से कई बयान दिए गए हैं, लेकिन आपको लगता है अफगानिस्तान को लेकर एक स्पष्ट नीति तय करते हुए एक बयान सरकार की तरफ से आना चाहिए, या फिर हमारी पॉलिसी वेट एंड वॉच की होनी चाहिए? नहीं, वेट एंड वॉच की तो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी है कि रोज परिस्थितियां बदल रही हैं अफगानिस्तान में, और इसीलिए हमें अपनी एक बेसिक पॉलिसी कि मूल रूप से हम कैसे निपटेंगे अफगानिस्तान के संकट से, ये हमें स्टेट करना चाहिए। मुझे खुशी है कि सरकार ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, उनसे बातचीत करके ही इसको तय करें, और उसमें अगर रोजमर्रे के आधार पर, सप्ताहों के आधार पर कुछ हमें अंतर करना है, कुछ फर्क लाना है, तो वह हमें करना चाहिए। लेकिन मूल रूप से हमारी क्या नीति होगी अफगानिस्तान के बारे में, ये एक ब्रॉड इस पर फ्रेमवर्क बने और एक ब्रॉड कंसेंसस बने। जी, और आपकी तरफ से कोई सलाह होगी सरकार को? नहीं, हमारी तरफ से सलाह होगी कि आप एक तो नजर वहां पर रखें, और कहीं ना कहीं अगर आप तालिबान के संपर्क में हैं तो वो संपर्क बनाए रखिए, नहीं है तो गुपचुप तरीके से ही शुरू कीजिए तालिबान के साथ संपर्क, ताकि हमारी बात उन तक पहुंच सके और हम अच्छी अच्छी बातें पहुंचाएंगे। जैसा मैंने आपसे कहा, महिलाओं के व्यवहार के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में, और कई चीजें जो हैं आने वाले अफगानिस्तान के बारे में। अब मैं आपसे एक काल्पनिक सवाल पूछता हूँ, कारजाई के साथ तालिबान के लोग बातचीत कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए, अगर कल तालिबान के लोग भी उसमें शामिल हो, लेकिन कारजाई राष्ट्रपति बन जाए अफगानिस्तान के, तो भारत का क्या रुख होना चाहिए? संपर्क होना चाहिए कारजाई के साथ। कारजाई हमारे मित्र रहे हैं। लेकिन मैं साथ साथ ये बात भी कहूंगा कि हम भूल नहीं सकते हैं कि हमारा प्लेन हाईजैक होके 1999 में कंदहार गया था, और तालिबान इसके लिए जिम्मेदार था, ये हम भूल नहीं सकते। दूसरी बात जो मैं भूल नहीं सकता वो ये है कि तालिबान ने बामियान बुद्धास को नष्ट किया, जो इतनी ऐतिहासिक धरोहर थी बुद्धिज्म की वहां पर, उसको उन्होंने बारूद से उड़ा दिया। इससे बढ़कर क्या मैं कह सकता हूं कि डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, एक सब कुछ बर्बाद करने वाला एटीट्यूड नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमको नजर रखनी है, और तालिबान अगर सही व्यवहार नहीं करता है, उसी गलत रास्ते पर चलता है, तो फिर जैसे जो है वो है। तालिबान से हम क्यों संपर्क में रहेंगे? बहुत सारे देश दुनिया में हैं जिनमें कुछ सरकारें बनी जिनसे हम खुश नहीं थे। अभी बगल में म्यांमार है, म्यांमार में आपको याद है ना, मिलिट्री शासन हो गया था, तो बहुत दिनों तक हमने कोई संपर्क नहीं किया मिलिट्री शासन के साथ। चीन ने किया,
लेकिन हमने नहीं किया। तो इसलिए हमारा भी ये सार्वभौमिक अधिकार है कि हम सरकार के स्वरूप को देखकर ही अपनी नीति तय करें। इसलिए आने वाले दिनों में हम देखें कि सरकार क्या करती है, और इसी बीच में हम कॉन्फिडेंशियल तौर पर अगर अपनी बात पहुंचा सकते हैं तालिबान तक तो पहुंचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत सिन्हा जी हमसे बातचीत करने के लिए।